क्या है, जो किसी मीडियम का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाना है। सपोज कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू बोल रहे हैं, हमने यही प्रूव करना है साइन आई अपॉन साइन आर, जो कि स्नेल्स लॉ है। तो इसमें क्या करते हैं, एक बनाते हैं इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या होता है, जो दो मीडियम को सेपरेट करेगा। जैसे कि ये मैंने इंटरफेस बना दिया, ऐसे ही इसका नाम रख सकते हैं एक्स वाई। ये एक बाउंड्री लाइन है एक्स वाई इंटरफेस। अब इसके इस साइड जो रेयरर मीडियम है, ऐसे हम लिख सकते हैं रेयरर मीडियम। तो रेयरर मीडियम जो है वो क्या हो सकती है, आपको पता है वो तो एयर है, एयर। अब जो दूसरी साइड है इसकी, ये इंटरफेस है ना, एक्स वाई इंटरफेस है, जहां डेंसर मीडियम है, ये हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि ये डेंसर मीडियम, ऐसे डॉट लगा दीजिए जो भी लगाना आपने, ये डेंसर मीडियम है। और एक्स वाई हमने एक बाउंड्री लाइन ली है। हम रे ऑफ लाइट को जब इसके ऊपर कहीं भी कोई भी पॉइंट हम जो इंटरफेस है जहां पे एक सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि कुछ भी इसको लिख दो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कोई भी पॉइंट का नाम, जैसे कि यूजुअली हम ए लिखते हैं तो आप ए लिखते हैं। अब जहां पे जो इंसिडेंट रे फॉल करेगी, वहां पे उसको रे के आपने 3 रे लानी है, 1 2 3, 1 2 3। लेकिन जहां भी आपने रे लानी है वहां रे का कंसेप्ट लाना पड़ेगा। वहां पे एक आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा, जैसे कल बनाया। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए बताता हूं, दैट शुड बी ग्रेटर देन 45। अब तो 60, कल वाला 70 था, मैंने आज देखा था। एंगल देख के करो, आपकी डायग्राम कभी गलत नहीं होगी। एंगल किसके साथ देखना पड़ता है, ये बी के साथ हम एंगल देख सकते हैं, नॉर्मल के साथ। जहां से नॉर्मल के साथ जो आप एंगल देखेंगे, अगर जहां खींचेंगे 50 डिग्री आएगा, अगर जहां खींचेंगे तो 60 डिग्री आएगा। मैं 60 को भी क्रॉस करके आगे चला गया, मैं 60 को भी क्रॉस करके मैंने 65 डिग्री रख दिया। ये आपको दिख रहा है, 0 10 20 30 40 60 ये 70 डिग्री के पास पहुंच गया मैं। मैंने 65 डिग्री एंगल रखा है। कितना रखा है, 65 डिग्री एंगल रखा है। ये पॉइंट जो मैंने बनाया है, जहां से मैं अब इंसिडेंट रे बना रहा हूं। ये रे जो है इंसिडेंट रे जो आ रही है, और ये कौन सी रे है आपको पता है, मैं रे का नंबर क्या रखता हूं, 1। ये रे नंबर 1 है। रे के हिसाब से चलेंगे तभी वेव के हिसाब से आएगा। जब रे नंबर 1 ने जहां स्ट्राइक किया, तो आपको पता है ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लिखना नहीं है। ऐसे मैं लिख देता हूं कि मैंने कितना लिया था, लेकिन आपने इसको यूज नहीं करना, सिर्फ इसकी हेल्प लेनी है। अब यहां से अगर रिफ्लेक्शन होती तो इसी एंगल पे लाइट ने बाहर जाना था, लेकिन नहीं, ये रिफ्रैक्ट होगी। ये रे डेंसर मीडियम, बेटा ये डेंसर है, जो डेंसर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू सोच लेते हैं, जब उसका म्यू1 और म्यू2 भी बोल सकते हैं। अगर म्यू2 अपॉन म्यू1 लिखना पड़ेगा वो आपकी मर्जी है, नहीं तो म्यू से भी काम चला लेंगे। अब लाइट जो है ऐसे नहीं चल सकती। अब स्केल से मैं बताता हूं कि लाइट बेंड होगी अंदर की तरफ, नॉर्मल की तरफ, मैंने वो लिखा हुआ, क्योंकि उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी। सपोज करो कि जहां पे उसकी स्पीड जो लाइट की एयर में थी वो c1 थी, और डेंसर में हम उसको c2 लिखेंगे, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हम लिखेंगे, डेफिनेशन वो तो लिखना पड़ेगी। लेकिन अब ये डेंसर में आके इसकी स्पीड डाउन होगी, और स्पीड डाउन होने का क्या पता चला हमें, लाइट नॉर्मल की तरफ झुक गई। जहां पे 1 है, ये 1 रिफ्रैक्ट होके दूसरे मीडियम के अंदर चलेगी, इसको हमने 1 डैश बोला। और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जहां बना है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होगा। वो अगर 65 है तो ये 60 50 40 होगा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, ये आपको सामने दिख रहा है, क्योंकि रे वाले कंसेप्ट हमने यूज नहीं करने हैं, हमने वेव थ्योरी से समझाना है। मैं आपको बताता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा यूज करना है, क्योंकि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस भी चाहिए, रिफ्रैक्शन भी चाहिए। जहां बिल्कुल लिखने की गलती मत करना। अब इसके बाद मैंने पॉइंट लेना है, 2 पॉइंट लेते हैं, एक ए लेते हैं और एक ए डैश लेते हैं, कल भी ऐसे किया था हमने। अब जो ए डैश पे पॉइंट लेना है, वो पॉइंट से भी एक रे लानी है, लेकिन वो पहली वाली रे के पैरेलल होना चाहिए। स्केल को देख के पता चल जाता है कि वो रे पैरेलल आ रही है कि नहीं। ऐसे रे जो हैं
1 और ने जो नंबर 3 है बीच में 2 आएगा, लेकिन ये रे पैरेलल नहीं आ रही, वो सामने दिख रहा है इतना तो कोई भी बच्चा बेवकूफ नहीं होगा जिसको इसका किनारा नहीं दिख रहा है कि इसके पैरेलल, पैरेलल पता नहीं क्या होता है। अब मैं स्केल को नीचे करूं कि ऊपर करूं? अब मैं स्केल को नीचे करना पड़ेगा ताकि ये उसके पैरेलल हो जाए। बड़े ध्यान से देखिए, कब ये पैरेलल होगा आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। देखो बेटा, इतनी सेंस होनी चाहिए कि ये किनारा और ये किनारा दोनों पैरेलल हैं। अगर नहीं पता चले तो डिवाइडर या प्रकार रख के चेक कर लेना चाहिए कि ये लाइन जो है, इसको रे को आप लाइन ही बोल सकते हैं। ये रे नंबर 3 है बेटा, ये रे नंबर 3 है और 2 रे नंबर मैं बाद में बनाता हूं। कभी भी मैं रे नंबर 3, 1 और 3 का कंपटीशन करते हैं, ये पहले भी आपने देखा है बेटा। ये लाइट दोनों पैरेलल आ रही है, ये इंसिडेंट की जहां पे अगर आप नॉर्मल बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी है, नॉर्मल 90 डिग्री है, तो जितना एंगल जहां बना है इतना एंगल जहां बना के आपकी रेज पैरेलल करने में आपको परेशानी नहीं होगी। ये आपको एक फायदा लेना आप जानते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप ऐसे रे खींचेंगे तो वो पैरेलल होगी, वो तो सामने पता चल रहा है कि गलत आ रही है। लेकिन अगर मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं जहां से ऐसे इसके स्केल के किनारे देख के बता सकता हूं कि ये रे पैरेलल चल रही है। लेकिन इसका एक और तरीका है, वो क्या तरीका है, जैसे ये आपके पास जी है, कंपास है, जहां से आप पहले वाला एंगल चेक कर लो, ये कितना है बेटा, ये 40 डिग्री है, वहां भी आप इसको 40 डिग्री एंगल दे दो। जब आप 40 डिग्री एंगल दे देंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगे। देख लो करके, ये मैंने पॉइंट लगाया है जहां से वो 40 डिग्री आ रहा है, तो ये अब आपको नहीं सोचना पड़ेगा, ये दोनों रेज जो हैं पैरेलल हो जाएंगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया पैरेलल। 3 का 3 डैश बन गया, 1 का 1 डैश। आपको बेटा ऐसा लग रहा है कि पहले गाड़ी इस रोड पे आ रही थी, वो टाइट था, फिर गाड़ी आके जाके बड़े मेन रोड पे आ गई 4 लेन पे, लेकिन सेंटर में जो व्हाइट वॉश होता है वो अभी करना है, वो 2 नंबर रे आएगी। वो 2 नंबर रे कैसे आएगी, देखिए, बिल्कुल सेंटर सेट करने के लिए आप स्केल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे स्केल का इस्तेमाल करके बिल्कुल सेंटर पॉइंट जहां लगाइए, मैं आपको अच्छा तरीका बताता हूं, वो देख लो कितनी सेंटीमीटर इसके अंदर दूरी है। तो वही जो है, जैसे कि मैंने जहां पे ऐसे करके निशान लगाया है, मेरे पास स्केल नहीं है तो मैंने इसके ऊपर ही निशान लगा दिए हैं, और यही निशान मैंने जहां लगाएंगे, तो जब मैं जहां से रे ड्रा करूंगा, ये आपको मैं टेक्निकल तरीका बता रहा हूं, ये जो सेंटर में जो व्हाइट वॉश रोड पे होता है, ये आ गई रे नंबर 2, बिल्कुल सेंटर में जहां आएगा, और जहां से भी आप देख सकते हैं, और जिस सेंटर में ऐसे डायग्राम गलत मत करना, और जिस सेंटर में जो रे आ रही है, जो आपको लग रहा है पूरा रोड चल रहा है, गाड़ी चल रही है, ये सेंटर में, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है इसकी, ये आ गई 2। अब इनको जैसे मैंने जहां इन 2 रेज को 1 और 3 को पैरेलल किया, इसी तरह जहां भी आप हेल्प ले सकते थे। जैसे मैंने 65 एंगल बनाया, जहां भी आप 65 एंगल बना के रेज को पैरेलल करने वाली टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। समझाई बात? जैसे जहां पे जितना एंगल था, इतना मैंने जहां बना के इन दोनों रेज को पैरेलल किया, वहां भी ऐसे कर सकता था मैं, लेकिन एंगल जो है वो हमेशा नॉर्मल के साथ। अब यहां पे वेव थ्योरी क्या है, जब रे 1 ने स्ट्राइक किया, उस वक्त नंबर वेव 3 कहां थी, वो वेव फ्रंट बताएगा, उसका नाम क्या आएगा, ए वेव। वो आपने स्केल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या डी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखो ये डी, जहां आपके पास स्केल होगी, स्केल के ऊपर ऐसे लाइनें होती हैं, जब ये लाइन इससे रे के साथ पूरी चल रही है तो आपको पता चल जाएगा, जो मैं लाइन खींचूंगा वो इसका कॉर्नर जो है वो 90 डिग्री बनेगा, और इसका नाम हो जाएगा वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट बनाना बड़ा जरूरी है, तभी तो उसी का एंगल जो है, इसको हम डार्क बना के दिखाते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा
क्योंकि ये रे कौन सी हैं, इंसिडेंट रेज, ये सारी इंसिडेंट रेज 1 2 3। तो यहां पे वेव फ्रंट के साथ एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ये कौन सी रे है, ये रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड रेज हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अगर आपको नहीं पढ़ा जा रहा है तो मैं ऐसे करके लिख देता हूं, ये रिफ्रैक्टेड रेज हैं और इनका वेव फ्रंट बनाओगे, इनका ये ए डैश, जो मैं इधर लिख देता हूं, इसको बेचारे को कहीं टिकाई नहीं लग रही। और जहां से मैं दोबारा जो लाइनों की हेल्प करूंगा, ये स्केल के ऊपर जो लाइनें हैं जब इसके साथ चलेगी तो मेरा जो वेव फ्रंट का जहां पे एंगल आएगा वो 90 डिग्री होगा। ये ए डैश और यहां पे डेंसर मिटा के बी डैश। ये कौन सा मीडियम है बेटा, डेंसर मीडियम। ये डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू मान रहे हैं। जहां लाइट की स्पीड कितनी है, c1, जहां लाइट की स्पीड कितनी है, c2, स्पीड ऑफ रेयर मीडियम में कितनी स्पीड है, c1, डेंसर मीडियम में कितनी स्पीड है, c2। ये डायग्राम आपकी कंप्लीट हो गई है। ये जो वेव फ्रंट है a डैश b डैश, इसने जो जहां पे एंगल बनाया है ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस्तेमाल होगा। समझाई, ये ब्लैक कर दिए। अब हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए जो जो चीजें आपको डायग्राम के अंदर लिख रही हैं वो आपने लिखनी है, कल की तरह लिखें। सबसे पहले एक चीज लिखते हैं, वो कौन सी है, C1 और C2, जिससे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन मिलेगी। क्योंकि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही फाइंड करना है, वही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं, म्यू ही फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले देखिए क्या लिख रहे हैं, इतनी सी जगह में मैंने सारा कवर कर देना है। लेट C1 स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर या एयर, C2 स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। ठीक है बेटा, ठीक है, ये देख के लिख सकते हो ना आप। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर इज, वो क्या होगा, C1/C2। ये डेफिनेशन इस्तेमाल कर दी मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। दो स्पीड की जो रेशियो होगी, एयर में स्पीड कितनी है और डेंसर में कितनी स्पीड है, वो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लेकिन हमने एंगल के हिसाब से बताना है। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, उसके बाद चाहे मैंने वो पहले बनाया था, सबसे पहले मैं लिखूंगा xy इज द इंटरफेस ऑफ एयर एंड डेंसर। xy क्या लिया मैंने, इंटरफेस। ये कौन सी बॉर्डर लाइन है, जिसके एक तरफ रेयर है और एक तरफ डेंसर। यही था, बाकी जो कल की तरह रिफ्लेक्शन जो किया था 1 2 3, ये क्या है, और जैसे कल लिखा था वैसे मैं आपको लिखवाता हूं। अब कोई आपको टेंशन नहीं पड़ेगी। कैसे, ये समझा कि ये चीज आपको लग रही है नहीं है, क्योंकि जहां स्पीड का भी ध्यान रखना था और इंटरफेस का भी ध्यान रखना था, क्योंकि मीडियम दो आए, एक रेयर दूसरा डेंसर। अब देखिए, अब हम क्या जैसे कल किया था वैसे ही हम लैंग्वेज लिखेंगे। लेट 1 2 3 और डी, देखो बेटा इसमें लैंग्वेज की कोई परेशानी नहीं। इंसिडेंट रेस या 1 2 3 आर दी रेज, या कल की तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते जैसे आप चाहते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। द रेज इंसिडेंटिंग ऑन एक्स वाई। अब हमारे पास बलि का बकरा आ गया ना, क्या, एक्स वाई इंटरफेस जो बोला, क्योंकि इंसिडेंट तो उसी के ऊपर करेंगे। इंटरफेस एक्स वाई मेकिंग एंगल आई विद द वेव फ्रंट ए बी। सही बात समझ, इंसिडेंट ऑन एक्स वाई मेकिंग एंगल आई with the wave front, जहां से कल कैसे लिखा था, जहां पे क्या
क्या लिखा था, वही सेम लैंग्वेज लिखते ना, with the wavefront a dash b dash नहीं लेट 1 2 3 रेज, are the rays after reflection of नहीं पहले वाला, लेट 1 2 3 rays of light fall on wavefront AB रेज ऑफ लाइट, वही सेम लिखेंगे, रेज ऑफ लाइट fall on फॉल लिखे, इंसिडेंट, incident कुछ भी आपने इंसिडेंट आगे, on wavefront हाँ वही लिखना है, ऑन वेव फ्रंट, वेरी गुड, ए बी मेकिंग एंगल, बड़ा सोच समझ के, मेकिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्यों लैंग्वेज चेंज करनी है, वाई टू चेंज द एंगल लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी लाइन लिखी थी फिर मैंने, देयरफॉर 1 डैश 2 डैश 3 डैश, वही सेम लैंग्वेज लिखने की कोशिश करूंगा मैं, देयरफॉर 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो मैंने लिखा था आर दी रेज, बहुत अच्छी लाइनें लिखी थी वो, आर दी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन लिखा था ना, आज हम लिखेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन, वेरी गुड, आफ्टर रिफ्रैक्शन। आपका बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मैं कर दूंगा, मेकिंग एंगल, हाँ देखो देखो, एट वेव फ्रंट, वेव फ्रंट को शॉर्टकट बोल दें WF, एट वेव फ्रंट, उसका नाम क्या था बेटा, एट वेव फ्रंट A डैश B डैश, अभी भी जहां से देख रहे हैं हम, सिर्फ हम सेम लैंग्वेज रखने की कोशिश कर रहे हैं, मेकिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ये सारी जो है समाप्त होगी। अब रह गया हमने प्रूफ क्या करना है, ये मैंने मिनिमम लिखा है, इससे कम नहीं चलेगा और ये कंपलसरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा कंपलसरी क्या है, जो हमने म्यू फाइंड करना है, ये वाला हमारा जो है जहां पे पैक हो गया, हमने एक म्यू और तैयार करना है, वो थोड़ा सा हमें इधर भी आना पड़ेगा लास्ट में, अभी जहां स्टार्ट कर देते हैं, वो क्या है आपको पता है, म्यू के अंदर साइन आई और साइन आर बनेगा, जो आपने प्रूव करना है, म्यू इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, तो साइन आई का एंगल लिखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो लिखिए इन राइट ट्राइंगल, आई कहां पे है, ए बी ए डैश, जहां पे आई है वहां पे आप लिखेंगे साइन आई, इन राइट ट्राइंगल ए बी ए डैश, इस ट्राइंगल के अंदर आप लिखिए साइन आई, और पंडित बद्री प्रसाद का यूज करिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेटा इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, ये जो ट्राइंगल ए बी ए डैश है, परपेंडिकुलर वो होता है जहां 90 डिग्री है, लेकिन जहां पे डाउट रहता है कि परपेंडिकुलर जे है या जे है, लेकिन परपेंडिकुलर आपको पता है कौन सा होता है, जहां पे बेस कौन सा होता है, जहां पे एंगल, एक 90 डिग्री, दूसरा जे एंगल आई, जे वाली लाइन बेस है, परपेंडिकुलर जे, परपेंडिकुलर कौन सा है, बी ए डैश, तो इसलिए हम लिखेंगे जहां पे इन ट्राइंगल ए बी ए डैश, बी ए डैश और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब हाइपोटेन्यूज तो ए डैश है, हाइपोटेन्यूज ए डैश है, वो कैसे पता चला, क्योंकि जो 90 डिग्री के सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और इसको दोबारा भी लिख सकते हैं, वैसे आपको पता है वी ए डैश, आपको इस लेंथ का पता है, वो लेंथ कितनी है c1t, वो कैसे, स्पीड इनटू टाइम, एयर के अंदर स्पीड c1 है, टाइम t है, तो इसका डिस्टेंस c12 आएगा, और जो अगला जो डेंसर मीडियम के अंदर है उसका c2t आएगा, वो डिस्टेंस क्यों कम आया, क्योंकि जहां स्पीड कम थी, देखो ये लेंथ कम आ रही है, वो लेंथ ज्यादा आ रही है, एयर में स्पीड ज्यादा थी, जितने टाइम पे नंबर 3 ने जहां पे ट्रेवल किया, नंबर 1 जहां चल रही थी। अब आगे फिर हम लिखते हैं, क्योंकि 2 स्टेप लिखने हमने, तो इसको दोबारा लिख दूं मैं, वी ए डैश की वैल्यू डाल दूं c1t, तो देखिए इसको मैं दोबारा लिखता हूं, इक्वेशन नंबर 1 उधर लिखूंगा, साइन आई इज इक्वल टू c1t ए डैश, और इसको मैंने क्यों लिखा, बिकॉज वी ए डैश जो है वो c1t है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। फिर इसी तरह से अगली हमारी इक्वेशन जो है, जहां पे हमारे पास जो स्पेस है ये हम यूज करेंगे। अब आर वाली ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल का नाम है,
ए बी डैश ए, ये हमारा ए पॉइंट जो मिट रहा है ना, इसको हम फिर से लिख लेते हैं। ये ट्राइंगल जो है, अब लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए डैश बी डैश ए। इस ट्राइंगल के अंदर आप लिखेंगे साइन आर। तो साइन आर जो है वो क्या होगा, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर कौन सा आ गया, ए बी डैश। तो ये जिसके साथ एंगल है और जहां पे एंगल 90 है वो बेस होता है, ये बेस है। और हाइपोटेन्यूज द्वारा क्या आ गया, ए ए डैश। परपेंडिकुलर का क्या नाम आया बेटा, ए बी डैश। ये परपेंडिकुलर है, ए बी डैश और हाइपोटेन्यूज वही। अब जहां भी ए बी डैश को स्पीड इनटू टाइम, डेंसर के अंदर स्पीड कितनी है, c2 टाइम, तो ये डिस्टेंस बनेगा ए बी। ये ट्राइंगल है, तो इसका ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने होती है, सबसे बड़ी लाइन होती है। सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की गलती लगती है। परपेंडिकुलर और बेस की गलती कैसे ठीक करनी है, बेस के ऊपर दो एंगल होते हैं, एक जो साइन के साथ लगा रहे हैं, दूसरा 90 डिग्री, वो लाइन बेस होती है। बेस नहीं लिखना, हमने क्या लिखना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपको पता ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है, कास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है, लेकिन हमने तो साइन वाले फार्मूले यूज करने ना। तो इसको मैं दोबारा लिखूंगा, साइन आई आर इज इक्वल टू, बेटा ए बी डैश की वैल्यू कितनी बनी, C2T। ये लाइट डेंसर मीडियम में चल रही है तो C2T बनी, स्पीड इनटू टाइम। तो ये मैं लिखूंगा C2T, नीचे लिखूंगा ए ए डैश, लेट इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हमें जो प्रूफ करना है साइन आई अपॉन साइन आर। तो डिवाइडिंग इक्वेशन लिखो बेटा, मैंने 1 पहले लिखा था, इसको मुझे 2 लिखना पड़ेगा और इसको मुझे 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 मैंने यूज किया हुआ पहले, 1 2 3। अब डिवाइडिंग 2/3, तो वो साइन आई अपॉन साइन आर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो बेटा देखिए, डिवाइडिंग 2/3, इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करिए, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से डिवाइड करिए, साइन आई अपॉन साइन आर, और राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करिए, C1T ए ए डैश C2T डिवाइडेड बाई ए ए डैश। अब बड़े ध्यान से देखिए, आपकी कंसंट्रेशन जहां पे रहनी चाहिए। देखो ए ए डैश डिनोमिनेटर से कट गई और टी से टी भी कट जाएगा, C1 अपॉन C2 आ गया, C1 अपॉन C2 आ गया। लेकिन ये जो C1 अपॉन C2 है, C1 अपॉन C2 जो है ये अपनी जगह पे रहेगा, और जो साइन आई अपॉन साइन आर है ये रहेगा। अब इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं, नंबर 4। अब कंपेयर करिए नंबर 1 और नंबर 4 को, इनकी राइट साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट भी इक्वल होनी चाहिए। कंपेयरिंग 1 and 4 प्रूव हो गया। कितना सिंपल रहा, आप आइडिया नहीं लगाएंगे कि मैंने कितने सिंपल तरीके से कर दिया। कंपेयरिंग 1 and 4, राइट साइड C1 अपॉन C2 है, तो लेफ्ट साइड म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर आ गया। तो देखिए म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये हमें प्रूव कर दिया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सिर्फ लास्ट में एक लाइन लिखनी होती है, इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड are all drawn on the plane of the paper, hence they lie in the same plane. अब इसमें कोई आपको परेशानी है, कोई चीज नहीं समझ आती है तो बताइए, इसका भी पार्ट लिख देते हैं।